नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों, इसरो की तरफ से वैकेंसी निकली है और ये वैकेंसी इसरो HSFC में निकली है। अगर हम स्पेसिफिकली ITI की बात करें तो ये वैकेंसी टेक्नीशियन बी में निकली है, ड्राफ्ट्समैन बी में निकली है और टेक्नीशियन बी में अलग अलग ट्रेड्स भी हैं। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वैकेंसी निकली है इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HSFC भी बोलते हैं। तो हम डायरेक्टली जाते हैं ITI ट्रेड में। तो ITI ट्रेड का जो पोस्ट कोड स्टार्ट होगा वो 15 से होगा। 15 किसका ट्रेड है? 15 फीटर का है। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 22 हैं, जिसमें 10 वैकेंसी जनरल की है, 6 OBC की है, 3 SC कैटेगरी की है, 1 ST कैटेगरी की है और 2 EWS की है। क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के लिए मैट्रिक पास होना प्लस आपके पास ITI की डिग्री होनी चाहिए या NTC या NEC का सर्टिफिकेट होना चाहिए और NCVT यहाँ पे कंपलसरी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का पोस्ट कोड 16 है और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 12 हैं। 7 जनरल, 2 OBC, 2 SC, 1 EWS। इसमें ST कैटेगरी के लिए वैकेंसी नहीं है। क्वालिफिकेशन यहाँ भी सेम रहने वाली है, मैट्रिक्स प्लस ITI और यहाँ NTC या NEC में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT। AC एंड रेफ्रिजरेशन के लिए केवल एक सीट यहाँ पे है और वो एक सीट जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे रखी गई है। वेल्डर के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है, एक जनरल के लिए और एक OBC के लिए। मशीनिस्ट के लिए केवल 1 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी काफ़ी कम है, केवल 3 वैकेंसी है, जिसमें 2 जनरल की होंगी और 1 SC की होगी। टर्नर की 1 वैकेंसी है, ग्राइंडर की भी 1 वैकेंसी है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 9 वैकेंसीज हैं, जिसमें 5 जनरल की है, 2 OBC की है, 1 SC की है, 1 EWS की है। ST की यहाँ भी कोई वैकेंसी नहीं है। और क्वालिफिकेशन सिनेरियो यहाँ भी सेम रहने वाला है, 10 प्लस ITI। अदरवाइज आपके पास NTC या NEC का सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में। एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। अगर आप डायरेक्टली पास आउट भी है ITI से, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ड्राफ्ट्समैन सिविल की यहाँ पे 4 वैकेंसीज है, जिसमें 1 जनरल की है, 2 OBC की है और 1 SC की है। टेक्नीशियन बी की जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 35 वर्ष रखी गई है। अभी एज रिलैक्सेशन के बारे में हम आगे बात करेंगे। और जो इसका मूल वेतन होगा वो 32,550 होगा। बेसिक पे प्लस DA आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे निकल के आ जाती है। ड्राफ्ट्समैन बी के लिए भी सेम क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। जैसे कि एज लिमिट के बारे में मैंने बात करी थी, एज लिमिट कितनी है? 18 से 35 साल तक की है, ये नॉर्मल है। अगर आप SC या ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे आपको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ पे रिलैक्सेशन और किसे किसे मिल सकता है? भूतपूर्व सैनिक को मिल सकता है, दिव्यांगजन, PWD, केंद्र सरकारी कर्मचारी, विधवा, तलाकशुदा महिला एवं कानूनी तौर पर अपने पति से अलग हुई महिला और जिसने पुनर्विवाह ना किया हो, वो सब एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। द एम्प्लॉय अपॉइंटेड विल बी गवर्न बाय नेशनल पेंशन सिस्टम। तो जितने भी एम्प्लॉय का सिलेक्शन होगा वो नई पेंशन योजना के साथ इस जॉब पर काम करेंगे। और इसरो और क्या क्या प्रोवाइड करता है? इसरो फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्रोवाइड करता है, हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, HRA प्रोवाइड करता है, लीव ट्रैवल कंसेशन प्रोवाइड करता है, ग्रुप इंश्योरेंस, ये सारी चीजें इसरो प्रोवाइड करवाता है। इस फॉर्म को आप 19 तारीख से भर सकते हैं, 19 सितंबर 2024 से लेके 9 अक्टूबर 2024। केवल आपके पास 20 दिन है, तो इस फॉर्म को अभी से भरना शुरू कर दीजिए। बट अगर हम फीस की बात करें तो हमारा पोस्ट कोड क्या था? 15 से 26 तक का था, जो ITI के लिए वैलिड है। उसमें आपको इनिशियली 500 रुपये पे करने पड़ेंगे और जब आप एग्जाम दे देंगे उसके बाद 400 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे। इन केस आपने 500 रुपये पे करे और आप एग्जाम नहीं दे पाए विथ एनी अदर रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उस टाइम आपके पूरे 500 के 500 रुपये चले जाएंगे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। आप फॉर्म भर रहे हैं, आप अच्छा अमाउंट पे कर रहे हैं, तो पेपर भी देने जरूर जाना। नेक्स्ट है अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट। इसकी डिटेल को हम तब देखेंगे जब हम फॉर्म को फिल करेंगे, तो सारी डिटेल मैं उस टाइम आपको यहाँ पे बता दूंगा। अब देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है। टेक्नीशियन बी और ड्राफ्ट्समैन बी के लिए रिटन टेस्ट होगा प्लस स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको मेहनत ज़्यादा किस में करनी है? रिटन टेस्ट में करनी है। रिटन टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेस पे ही आपको सेलेक्ट करा जाएगा, आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट का जो रेशियो है वो 1:5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वैकेंसी के लिए 5 स्किल टेस्ट करे जाएंगे। अब पेपर किस तरीके का आने वाला है? आपको 90 मिनट मिलेंगे, जिसमें आपको 80 MCQ करने हैं। तो ऑलमोस्ट आपके पास 1.2 सेकेंड का टाइम होगा एक MCQ करने के लिए। और इसमें आपको सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा और गलत उत्तर पर 1/3 अंक कट जाएगा, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1 अंक कट जाएगा। और स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा और इसका जो मार्क्स है वो 100 मार्क्स का है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है? रिटन टेस्ट के लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या है? 32 नंबर है और वही रिजर्व कैटेगरी के लिए 24 नंबर है। लेकिन ये काफी कम नंबर है,
क्योंकि जब मेरिट बनती है और इससे ऊपर कई सारे बच्चे होते हैं तो 50-50 नंबर वाले बच्चों का भी नाम नहीं आता है। तो इस पे भी आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पे 32 लिखा हुआ है उसको तो आप भूल ही जाओ, आपको इससे बहुत ज़्यादा बेटर करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब इसका सिलेबस क्या रहने वाला है इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर को भी हम साथ साथ करते रहेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होने वाले हैं, एग्जामिनेशन सेंटर की काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को चूज कर सकते हैं। जो बेटर पड़ता है, जो पास पड़ता है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अहमदाबाद, बेंगलोर, बेलगावी, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पनाजी, पटना, रांची, त्रिवेंद्रपुरम और विशाखापट्टनम, ये 19 एग्जाम सेंटर यहाँ पे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, पद अस्थायी हैं परंतु इनके बने रहने की संभावना है। तो ऐसा मैंने कभी सुना भी नहीं है और शायद ही कभी रेयरली हुआ होगा कि किसी इसरो के एम्प्लॉय को निकाला गया हो, क्योंकि आपको सारी फैसिलिटी इसरो प्रोवाइड कर रहा है। जो भी आपकी फैसिलिटीज है, चाहे टीए हो, डीए हो, अलाउंसेस हो, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है और ये सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करी जाती है बेसिकली जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं। तो 99.99% दे आर परमानेंट जॉब। अगर कोई कैंडिडेट सेंट्रल में, स्टेट में, गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर में या अंडरटेकिंग में काम कर रहा है, उसको एनओसी देना, सबमिट करना अनिवार्य है। इन केस आपका स्किल टेस्ट में सिलेक्शन होता है या इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है तो आपको रेलवे का स्लीपर क्लास का किराया दिया जाएगा। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे इस नोटिफिकेशन के। इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।